तो चलिए, तो डियर स्टूडेंट, सब लोगों को सीआरएम के प्लेटफॉर्म का सब लोगों का अभिनंदन है। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चे जो एनसीईआरटी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो 6 क्लास के हो या फिर सिविल के विद्यार्थी हो, ध्यान रखिएगा। यानी कि आप लोगों को जो इतिहास का, यानी कि जो इतिहास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले सभी दोस्त देखेंगे और इस चीज़ को समझेंगे भी। जैसे इतिहास को हम 3 एंगल से देखें तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखेंगे, आप प्राचीन भारत के बारे में जानेंगे, प्राचीन। दूसरा जानेंगे आप मध्यकालीन, और तीसरा जानेंगे आप आधुनिक। तो जैसे हमारा जो सेशन चलने वाला है, तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत को पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे कि 6 क्लास और 12th क्लास, ध्यान रखना, ओके। मध्यकालीन के लिए क्या करेंगे, 7th क्लास प्लस 12th क्लास, ध्यान रखिएगा, ओके। और आधुनिक के लिए क्या करेंगे, 8th प्लस के 12th क्लास, ध्यान रखना। तो यानी कि अब आप कहोगे कि भाई 9th और 10th और 11th में कौन कौन सी विषय हैं, तो वो अलग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। तो इन दोनों बुकों में आप देखेंगे, इतिहास में, पूरे इतिहास में टोटल करीब करीब आपको 38 क्लास मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, 38 क्लास। तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, वो हमारे अतीत से कर रहे हैं, क्लास 6 से कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनसीईआरटी किसी भी एग्जाम का मूल है दोस्तों। ये अगर आप जीएस को बेहतर करना चाह रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी, राजी राजी गैर राजी, ठीक है ना। तो आराम से, प्यार से, मस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो एक एक चीज के बारे में आप लोग देखते हुए चलेंगे। देखिए, यहाँ पे इतिहास को जानना है, तो सबसे पहले तो इतिहास है क्या, ये भी जानेंगे। इतिहास की जानकारी हमें मिली किससे, तो इसके बारे में जानना। देखो, ये मूर्तियां दिख रही हैं, यहाँ हाथी है, ये भी हाथी है, सब लोगों को दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर ना दिखे ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिसके माध्यम से मुझे ये पता चल जाएगा कि बच्चों को क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो इनके माध्यम से, देखो हाथी है तो इसका मतलब लोग हाथी से भी परिचित होंगे, हाथी का प्रयोग भी करते होंगे। जैसे कि बाहुबली मूवी देखी होगी तुमने, तो बाहुबली में जो पूजा करी जाती है वो किससे की जाती है, हाथी के माध्यम से की जाती है। तो आपको अतीत को जानना है, अपने अतीत का। देखो, हर एक का अतीत अलग अलग होता है। अगर आपके जीवन में कोई नायिका आई है तो आपका अतीत अलग हो जाएगा, यानी कि अगर कोई डॉक्टर है तो उसका अतीत तो अलग हो जाएगा। अभी 12th फेल मूवी आई थी तो सर का अतीत थोड़ा अलग था, तो उसे प्रेजेंट किया गया। तो हर एक व्यक्ति का अतीत अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, डाल लो, इन चीजों को देखते चलना है। तो मेरे साथ साथ में चलेंगे सब के सब, और आराम से पढ़ते चलिए। तो पहला वाला, सबसे पहले हम इंडेक्स देखते हैं, और इंडेक्स देखते चलेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा मूल है, यहाँ से शुरुआत करेंगे। भारत का संविधान, और ये भारत के संविधान में जो उद्देश्य का है, इसमें क्या है, इसके बारे में जानो। सबसे पहले ये मोस्ट है, जिसे आप प्रस्तावना कहते हैं, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको हम हर एक चैप्टर के पहले पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि लास्ट तक, जब जब एनसीईआरटी का सेशन चल रहा होगा, तब तक ये पूरी हमें ओरल याद हो चुकी होगी, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम, ध्यान दीजिए। हम भारत के लोग, यानी कौन, भारत के लोग, सब लोग आ रहे हैं इसमें। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, शब्द देखिएगा, इन शब्दों का क्रम भी याद होना चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। उसके बाद में समाजवादी 2 पे आ रहा है, पंथ निरपेक्ष 3 पे आ रहा है, लोकतांत्रिक 4 पे आ रहा है, और गणराज्य कौन से पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, ध्यान रखना। तो इनका क्रम भी याद होना चाहिए आप लोगों को। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, पूरे देश के नागरिक हैं उनके लिए क्या कह रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय कितने प्रकार का है, यहाँ पे 3। तो संविधान में बोला गया है कि आपको जो न्याय मिलेगा ना, वो 3 प्रकार का मिलेगा। तो 3 प्रकार का न्याय कौन कौन सा होगा भैया, सामाजिक न्याय मिलेगा, समाज में आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक न्याय का मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो सरकार तुम्हें मुहैया कराएगी, पैसा दे सकती है, कुछ भी दे सकती है, जमीन, कुछ भी ना कुछ तो देगी। जैसे कि अभी सरकार ने जो गरीब लोग थे उनके लिए घर दिए, घर बनवाया, उनको 2.5 3 लाख रुपए दिए। तो आर्थिक न्याय मिला, नहीं मिला। जो कमजोर है उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि आपको कोई ना कोई छूट दी जाएगी, सीटें दी जाएंगी आपके लिए। क्या दी जाएंगी, सीटें। SC ST के लिए सीट क्लियर है ना। तो आपको पता होना चाहिए, लोकसभा में आपको चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से देखते जाइए। अब देखिए, न्याय की स्वतंत्रता की बात करें तो जो स्वतंत्रता है ना लाड लो, वो 5 है। कौन कौन से, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, है या नहीं है। तो क्रम से याद होना चाहिए। आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप विश्वास, आपका जो विश्वास है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका धर्म कुछ भी हो, आपकी आपकी उपासना का तौर तरीके कैसे भी हो, हाँ या ना, ध्यान रखिएगा। तो उन सब की आपको स्वतंत्रता है। जैसे कि स्वतंत्रता के बारे में बात करें तो आर्टिकल नंबर किसी मूल अधिकारों में आता है, आर्टिकल नंबर 19 से स्टार्ट होता है, होता नहीं होता है। अगर आप न्याय के बारे में बात करें तो ये DPSP में आते हैं, आते नहीं आते भाई, इनका जिक्र किसमें हो गया है भाई,
एसपी में हुआ है, हुआ नहीं हुआ है? आगे देखेंगे, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता कहाँ से आती है? आर्टिकल नंबर 14 से आती है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्लास के बच्चों के लिए कराया जा रहा है, यानी कि दोनों क्लास का मतलब आपको एनसीईआरटी का मूल पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी को पढ़ते कैसे। इतना आसान नहीं होता पढ़ना, ठीक है ना, आसान नहीं है लेकिन कठिन भी नहीं है। आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आगे देखेंगे, तो समता कितनी होगी? समता हो गई आपकी 2। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर। आपकी अगर कोई आपको गाली दे देता है, आपकी मानहानि कर देता है, तो आप उस पर केस कर सकते हैं। भैया आप जा रहे थे रास्ते में करके, आपको किसी ने गाली दे दी, अरे भैया जेल पहुंचा दो, जेल डाल दो, उसको बाल दो, एकदम खत्म करो एकदम। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में, किसमें? उन सब में व्यक्ति की क्या? गरिमा। अब गरिमा से जीना चाहते हो ना आप लोग? गरिमा से तो कोई लड़की का नाम नहीं है गरिमा, कि गरिमा व्यक्ति की, गरिमा किसी व्यक्ति की होगी गरिमा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मतलब ये है कि गरिमा का अभिप्राय इस बात से है दोस्तों यहाँ पे, कि आपके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। बस आप शादी करना चाहते हैं, अपनी मनपसंद शादी करना चाहते, करो। आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते, पढ़ाइए। आप कुछ और करना चाहते, करिए। जो भी करना है आपकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। आपको मतलब जो करना है संतुष्टि के साथ में, शांति के साथ में, लेकिन यहाँ पे ना इन चीजों को यूज नहीं कर पाते तो गलत हो जाता है। आगे देखेंगे, और राष्ट्र की क्या है? एकता और अखंडता। ध्यान रखना, मतलब कि राष्ट्र को एक करके चलना, उसको अखंडता यानी कि जिसे खंड नहीं होने चाहिए, पूरा भारत एक होना चाहिए। ध्यान रखना, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी कि ऐसा भाईचारा होना चाहिए कि लोग आगे पीछे भागे ना, कि तू ये है, तू बामन है, तू बनिया है, तू दलित है, तू चमार है, तू कोरिया है, तू ये है, फलाने ढिकाने, ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना है। हमें एक रखना है। क्या रखना है? एक रखना है। तो जब एक रखेंगे तो यहाँ पे क्लियर होगा। तो सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, क्या करके? दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, किसमें? संविधान सभा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थी ये, वरिष्ठ लोगों की सभा थी। किसकी? वरिष्ठ लोगों की सभा। ध्यान रखना किसकी थी ये? तो वरिष्ठ लोगों की ये सभा थी, ध्यान रखिएगा। ओके, तो आगे देखेंगे, तो संविधान सभा में आज तारीख, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तारीख 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित करते हैं। अब देखो, जो बच्चा 6वीं क्लास का है या फिर जो सिविल की तैयारी कर रहा है, दोनों के लिए जरूरी है। दोनों के लिए क्या जरूरी है? अगर एनसीईआरटी ने ये 6वीं क्लास में दिया हुआ है तो एनसीईआरटी ये चाहती है कि वो बच्चा इस लायक बने कि उसे इनके बारे में पता हो, चाहे छोटे लेवल पे पता हो, लेकिन पता होना जरूरी है। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, तो इसी तरीके से आपको लेके चलना है। ओके, देखिए आइए, तो अब यहाँ पे आया दोस्तों, क्या करेंगे हम लोग? इतिहास को देखो, क्यों पढ़े हम इतिहास? देखो, इतिहास नहीं पढ़ेंगे ना तो भाई साहब बात का बतंगड़ हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको देखना पड़ेगा कि इतिहास को क्यों पढ़ना है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। मेरे साथ साथ चलिएगा बड़े प्यार से, क्योंकि ये यात्रा जब लंबी होने वाली है ना, तो यहाँ पे सब चीज को जानना है। तो ये है विषय सूची, ये इंडेक्स है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर पहले अध्याय के बारे में पता होना चाहिए। और आप पढ़ रहे हैं कौन सा इतिहास? प्राचीन भारत। क्या पढ़ रहे हैं? प्राचीन भारत का इतिहास, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है एकदम, ध्यान रखिए, बड़ा मजा आने वाला है, कम से कम बहुत जबरदस्त तरीके से, गजब। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब लोगों को सही दिख रहा होगा। तो यहाँ पे पहला चैप्टर के बारे में देखिए, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये इतिहास का मूल है। कोई भी चीज है तो क्या है, दूसरा तब कब हुआ, किस क्षेत्र में हुआ यानी कहाँ हुआ, और जो भी हुआ वो कैसे हुआ, है ना। तो WH फैमिली होगी ना, होगी पूरी पूरी, यानी क्वेश्चन है ये। अगर इसका आंसर आपको मिल जाता है तो इसका मतलब आप क्या पढ़ लेंगे? इतिहास पढ़ लेंगे। नहीं आया समझ में? किसी भी चीज के बारे में आप इन चीजों के मूल के बारे में जाइए आप। दूसरा क्या हुआ? आरंभिक मानव की खोज, यानी कि ये कैसे पता चला कि मानव पहले कहाँ रहता होगा, कहाँ रहता था, खाता कैसे होगा, पीता कैसे होगा, उसके बारे में यहाँ जानना है। दूसरी बात क्या? भोजन संग्रह। अब देखो, पहले इंसान क्या था कि इधर से घूम रहा है, उधर घूम रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, एक जगह स्थायी जीवन नहीं था, क्योंकि आदि मानव के रूप में था। तो उसने क्या किया? भोजन को संग्रह करना सीखा, पहले इकट्ठा करना, फिर उसी भोजन का क्या करना सीखा? उत्पादन करना। यानी उत्पादन, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले, है ना, बोला जाता नहीं, बोला जाता है धान कहाँ उपजा, गेहूं कहाँ उपजा। आपने कल्पना की कैसे आया होगा, इसका उत्पादन कैसे होगा, किस क्षेत्र में कौन सी चीजें हो रही होंगी, तो ये आपको पता हो। आरंभिक नगर, आरंभिक नगर का मतलब आज आप बोलते हैं महाजनपद है, राज्य बना, ये कैसे बने होंगे? तो सबसे पहले इतिहास में सबसे पहले नगर कौन से होंगे, तो इसके बारे में तो जानना है आपको। तो चलिए आगे देखते हैं।
क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें? तो जानकारी हमें कैसे मिलती है? किताबों से मिलती है। और जो लाशें दफनाई गई थी, अब देखो जो फूक गया वो तो फूक गया, जिसको जला दिया उसको तो जला दिया, वो तो जल गया, वो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो चीजें यानी कि कब्रों में मिली है, उसे कार्बन परीक्षण के माध्यम से पता लगाया गया कि भैया वो कितने टाइम का है, क्या हुआ, एक साथ में कितने लोग दफनाए जा रहे थे, क्यों दफनाए जा रहे थे, अपनी इच्छा से दफनाया जा रहा था या फिर कोई और वजह थी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब देखेंगे आगे। तो राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, यानी कि ध्यान रखना, गणराज्य का मतलब होता है जनतंत्र। क्या? जनतंत्र, ध्यान रखना। और जनतंत्र का मतलब होता है जहां पे जनता की बात मानी जाती है। तो आप भी तो गणराज्य हैं, गणतंत्र है या नहीं है? अभी 26 जनवरी आ रही है, तो गणतंत्र दिवस मनाओगे नहीं मनाओगे? मनाओगे नहीं मनाओगे? तो गणतंत्र दिवस का मूल क्या है? क्योंकि हम भारत के लोग, तो भारत जो बना है, संविधान जो बना है, वो भारत के लोगों के द्वारा बना है। तो जब भारत के लोगों के द्वारा बनाया तो इसमें सब लोग आ गए, आए नहीं आए? तो आगे देखेंगे यहाँ आगे, एक प्रश्न नए विचार। तो अब तो नए प्रश्न नए विचार, तो नए प्रश्न कौन से होंगे? जो जागेंगे, तो उनके विचारों के बारे में देखना। अब देखिए अशोक, अशोक एक अनोखा सम्राट। अनोखा क्यों था? क्योंकि उसके काम अनोखे होंगे, है ना? तो कोई ना कोई वजह तो रही होगी अशोक में। अशोक मूल है, देखिए ध्यान, मौर्य काल पढ़ना तो उसका मूल है, ध्यान रखिएगा। तो एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का क्या किया? त्याग किया। उसका हृदय परिवर्तन हो गया भाई साहब कलिंग के युद्ध के बाद में, जिसने अपने 99 भाइयों को मारा था अशोक ने। कितने भाइयों को? 99। तो 99 भाइयों को मारने के बाद ये गद्दी पे बैठा था। तो जब इतने लोगों को मारने के बाद बैठा, तो अनोखा सम्राट जिसने लास्ट में जाके किसका त्याग कर दिया? युद्ध का त्याग किया। और क्या अपनाया? आगे जाके धर्म को अपनाएगा, बौद्ध धर्म को। किसको अपनाएगा? बौद्ध को। ध्यान रखना, स्तूप बनवाएगा भाई साहब, बड़े बड़े बिहार बनवाएगा, मजे आएंगे। देखिए पढ़ते आइए मेरे साथ मिलके। अब देखो क्या कह रहा है, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। आजकल लोग भाई शहर भी बने होंगे, गांव भी होंगे, छोटे छोटे लोग गांव से शहर की तरफ जाते होंगे और शहर से गांव की तरफ आते हैं। जब पैसा कमाना होता है तो शहर की तरफ जाते हैं, और जब शांति लेनी होती है तो कहाँ जाते हैं लोग? लोग गांव की तरफ जाते हैं। जाते नहीं जाते? है ना? आप लोग पैसा वैसा कमा लेंगे तो कहाँ जाओगे? गाँव की तरफ जाओगे? नहीं भैया, अब तो गाँव में काटेंगे जीवन अपना। तो गांव का माहौल शांत रहता है, अच्छा रहता है, कूल रहता है, और एक बढ़िया रहता है, शुद्ध वातावरण रहता है। आगे देखिए नए साम्राज्य और राज्य। तो राज्य और नए साम्राज्यों के बारे में जानेंगे। आगे देखेंगे इमारतें, चित्र और किताबें। अब इतिहास को जानना है ना। इमारतों को देखो, ताजमहल कैसे बना, है ना? ताजमहल कैसे बना, लाल किला कैसे बना, तो इमारतें होगी नहीं होगी, है ना? अभी राम मंदिर बन रहा है, वो भी है, वो इमारत होगी नहीं होगी? आगे जाके इतिहास ही तो बनेगा इनका। और तुम्हारा भी तो इतिहास ही है। अब तुम अच्छी पढ़ोगे, अच्छे करोगे, तो नौकरी वोकरी लग जाएगी, तुम्हारी अच्छा जीवन यापन हो जाएगा। नहीं तुम भी इतिहास में क्या हो जाओगे? विलीन हो जाओगे, है ना? उसके बाद क्या हुआ? 10 पॉइंट। 10 पॉइंट है, अच्छा, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो उस समय लोग व्यापार भी करते होंगे, राजा भी होंगे। तो राजा के शासन काल में कौन आता होगा? तीर्थयात्री भी आते होंगे। आते होंगे नहीं आते होंगे? सफर करने के लिए, पर्यटन करने के लिए, जैसे टूर एंड ट्रेवल अब चल रहा है, आते नहीं आते? तो बहुत बड़ा चंदा आता है सरकार को इसके लिए। अब दूसरा आता है किताबें। किताबों से जानकारी मिलती है। किताबें कितने प्रकार की होंगी? धर्म वाली किताबें होंगी, जिससे धार्मिक जानकारी मिलती है, गीता, भागवत, कुरान, इस तरीके से, बाइबल। और दूसरे प्रकार की क्या होंगी? गैर धार्मिक होंगी। गैर धार्मिक का मतलब होता है प्रेम कहानियां, राजनीतिक किताबें। तो ये सब किताबें जो होती हैं, जैसे कालिदास था, कालिदास ने हजारों प्रेम कहानियां लिखी, है ना? तो उन प्रेम कहानियों को किताबों में अंदर समाहित किया गया। तो मैंने एक बार आपको पूरा इंडेक्स बता दिया प्राचीन भारत के बारे में। तो हमारी जर्नी इसी प्रकार से लगातार ये चलती रहेगी, और ऐसे ही करके आपको पढ़ना है मेरे साथ मिलकर, लगातार पढ़ना लास्ट तक। तो चलिए, तो इसी प्रकार से चलेंगे हम लोग। तो पहला वाला हमारा अध्याय आने वाला है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो पहला वाला चैप्टर क्या है आपका? देखिए कितना प्यारा चैप्टर है, एकदम जबरदस्त तरीके से लाइन टू लाइन पढ़ेंगे सबको। अगर जो भी देखेगा ना क्लास को, लास्ट तक रुके रहिएगा। आपके हर एक प्रश्न का जवाब आप अपने आप लिख देंगे, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप पढ़ते कैसे एनसीईआरटी, ये बहुत मूल तत्व है। तो मैं आपको एनसीईआरटी का ये सेशन चालू कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त है। इस सेशन को आप, मैं जानता हूँ कि आपका अधिक से अधिक प्यार मिलेगा, और आप कमेंट के माध्यम से इस चीज को बताते भी रहेंगे। अब देखो क्या पढ़ेंगे, क्या, कब, कहाँ और
कैसे, समझ में आ नहीं आ रहा है? कोई भी चीज हो रही है, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। अब देखिए रशिदा का क्या है, ये सवाल है। अब रशिदा कोई सवाल पूछ रही है, देखिए कैसे पूछ रही है। कोई भी बच्चा, रशिदा का मतलब आप लोगों में से कोई भी हो सकता है। रशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाहें एक सुर्खी पर पड़ गई। आप लोगों की भी पड़ जाती हैं। 100 साल पहले किसके बारे में सोचा उसने? अतीत के बारे में सोचा, क्योंकि किताब का नाम क्या है? अतीत ही है, प्राचीन अतीत है ना, हमारे अतीत। तो 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अब आप ही से मैं प्रश्न पूछता हूं कि आप कैसे पता करेंगे कि जो 100 साल पहले हुआ था वो क्या हुआ था और कैसे हुआ था? तो आपके अंदर प्रश्न जहन में आएगा, भाई हम लोग अखबार के माध्यम से पता कर सकते हैं। अब अखबार अगर है तो आप लोग, अभी तो सोशल मीडिया चल गया है तो सोशल मीडिया के माध्यम से पता कर सकते हैं। आप लोग पुरानी किताबों के माध्यम से पता लगा सकते हैं। आप लोग इमारतों के माध्यम से किताबें लगा सकते हैं। आप लोग लोगों के रहन सहन से पता लगा सकते हैं। आप लोग उनकी संस्कृति से पता लगा सकते हैं। किससे लगा सकते हैं? संस्कृति से पता लगा सकते हैं। इन सब से पता आप लोग लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्लियर तरीके से। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खतरनाक तरीके से पढ़ रहा है ऐसे तरीके। देखो अभी तो शुरुआत भी नहीं है, लेकिन मजा ही बहुत आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन आता है, रशीदा के सामने कैसे पता लगाएं। तो सबसे पहले देखिए पता कैसे लगाएं, बहुत मजेदार चीजें हैं। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम क्या सुनते हो? रेडियो सुन सकते हो, क्लियर है ना। आप सोशल मीडिया सुनते हो, यूट्यूब चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, तो पता चल जाता है इनसे। तो तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो? अखबार पढ़ सकते हो। तो तीनों माध्यम से अतीत के बारे में पता चल जाता है, हाँ है ना। आगे देखेंगे, साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। यानी आप लोग दादी बाबा के पास बैठने के बाद, तभी तो बोलते ना अपने बुजुर्गों के पास बैठो, ताकि वो अपने जमाने के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे आपको, बेटा हमारे जमाने में ये होता था, हमारे जमाने में ऐसे नहीं होता था। तो वो उनको याद रहता है, तो आपको सुनाते हैं, किस्से कहानियां सुनाते नहीं सुनाते, तो उनके बारे में आप पता कर सकते हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाने? लेकिन देखो अब दादा अगर 50 साल के हैं तो स्वाभाविक बात है, दादा 50 साल का कोई दादा नहीं होता, पहली बात तो है ना। तो यहाँ पे मैं बता दूं 80 साल के दादा हैं, तो आपको कम से कम वो आपको 50 साल पुरानी बातें बता सकते हैं, है ना। या फिर आप ये माने तो 60 साल पुरानी या 70 साल पुरानी बातें भी बता सकते हैं, बता सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन आपको जानना है 100 साल पुरानी, तो वो कैसे बताएंगे, है ना। दिक्कत आ रही है यहाँ पे। तो अब क्या होगा, इसके बारे में आपको सबको पता होना चाहिए। जैसे अतीत के बारे में हमें क्या जान सकते हैं, हम क्या जान सकते हैं, देखेंगे। आइए नंबर 1, अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे कैसे? जैसे लोग क्या खाते थे। आज बड़ा ट्रेंड चल रहा है शाकाहारी वाला, तो पहले भी शाकाहार था या नहीं था, मांसाहार था या नहीं था, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। अब देखो डैमेज कपड़े पहन रहे हैं, यहाँ से फटा हुआ है, वहां से फटा हुआ है, पता नहीं कहाँ कहाँ से फटा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। आजकल तो कोठी बंगले बना बना के रह रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो। ऐसे प्रश्नों के जवाब देखेंगे हम। आखेटों शिकारियों, आखेटक क्या होते हैं? शिकारियों। आखेटक पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों और शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। एक समाज में ये सब रहते थे पहले। एक समाज है, उस समाज में ऐसा नहीं है एक ही प्रकार के लोग हों, एक ही विचारधारा के लोग हों। उस समाज में शिकारी भी रहते होंगे, उस समाज में पशुपालक भी रहते होंगे, उस समाज में कृषि करने वाले कृषक भी रहते होंगे, उस समाज में शासक रहते होंगे, उस समाज में व्यापारी भी होंगे, उस समाज में पुरोहित भी होंगे, उस समाज में शिल्पकार भी होंगे, उस समाज में कलाकार भी होंगे, उस समाज में संगीतकार भी होंगे, उस समाज में वैज्ञानिक भी होंगे। तो इन सबकी जो अतीत है वो अलग अलग होगा, एक जैसा तो नहीं हो सकता ना भाई। एक जैसी कहानी सबकी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो देखिए आगे क्या होगा। यह नहीं हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे। कर सकते नहीं कर सकते? उनके खिलौने से अंदाजा लगा के। अब सोशल मीडिया तो नहीं, अब तो पबजी खेल लो भैया, पबजी खेलो, लूडो खेलो, जुप्पी खेलो, पता नहीं क्या क्या खेलो, हमें तो पता ही नहीं है। हाँ लेकिन हाँ खेल सकते हैं आप लोग। तो कौन कौन सी कहानियां सुना करते थे? कहानियां दादी बाबा का, एक राजा की 7 रानियां थी। इस कहानी को सुन सुन के सभी बड़े होते। अब समझ में नहीं आता कि एक राजा की 7 ही रानियां क्यों थी, 10 भी हो सकती थी,
वे 7 का कॉम्बिनेशन इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन अभी तक ये भी समझ नहीं आया कि एक रानी के 7 राजा थे। देखिए समाज की क्रूतियां हैं भैया, चलती आ रही हैं, वो आपको माननी पड़ेंगी, रीति रिवाज है। अब देखिए कौन कौन से नाटक देखा करते थे। सबसे पहले नाटक कौन सा चलता था, आपने देखा है? रामायण। लोक नाट्य, लोक नाट्य का मतलब नुक्कड़ नाटक कह सकते थे। राम बन के आया एक व्यक्ति, जैसे आपने देखा होगा, रामायण देखते होंगे तो एक व्यक्ति है, नॉर्मल सी बात है, ये कह सकते हैं कि समाज में गांव में जाते हैं ना, तो वहां पे एक व्यक्ति का नाम है कलुआ, और कलुआ क्या बन के आया है? सीता बन के आया है ना। एक को नाम है महुआ, और महुआ क्या बन के आया है? वो राम बन के आया है। तो जो सीता बन के आया है, तो वो किसकी एक्टिंग कर रहा है? वह तो पुरुष, लेकिन महिला की एक्टिंग कर रहा है। तो बोलते हैं कि अब नॉर्मल सी बात है, आप देखते हैं नाटक देखा करते थे। तो आपको खुद अंदाजा लगाना, अगर आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है और सीखना है, तो सरकार भी चाहती है कि आप सबसे पहले बेसिक चीजों को तो याद करो। आप ऐसे तो नहीं है कि गेहूं का पेड़ लगा दे, है ना, गेहूं का पेड़ या पौधा लगा दें, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग। तो ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इन चीजों को समझना है। या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, गीत कौन कौन तुम लोग गाते ना। अब तो बहुत सारे गाने गाते हैं। चलो अपना अपना फेवरेट गाना ना कमेंट करना, मैं देखता हूँ कौन कौन से बच्चे गीत के प्रेमी है, और उस गीत के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि उसकी मानसिक स्थिति कौन से लेवल वाली है। किसी को अरिजीत सिंह पसंद होगा, है ना, किसी को देशभक्ति वाले गाने पसंद होंगे, किसी को लोक वाले रसिया वाले गाने पसंद होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो ये सब चीजें यहाँ पे आती हैं। अब देखिए लोग कहाँ रहते थे, अरे सिंपल सी बात है, घर में। अब सब क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ ना, कि घर ही तो कैसे थे। कुछ लोगों का घर जंगल में होता है, कुछ लोगों का घर गांव में होता है, कुछ लोगों का घर शहर में होता है, कुछ लोगों का घर पक्का होता है, कुछ लोगों का घर ही नहीं होता, वो सन्यासी टाइप होते हुए जंगल में जीवन काटते थे। तो सबके घर जीवन अलग अलग होगा, क्योंकि सबका रहन सहन अलग अलग है। तो मानचित्र 1 प्रश्न नंबर 2 जो कि अभी आने वाला है, ध्यान रखना, में नर्मदा नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये स्टार वाला है। नर्मदा नदी को देखना है, ध्यान रखना। नर्मदा नदी का पता लगाओ, और कई लाख वर्ष पहले, ध्यान रखना, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। ये लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे, क्योंकि आपको पता देखो, ध्यान रखना, कोई भी सभ्यता आएगी, कोई भी व्यक्ति रहेंगे, कोई भी समाज विकास होगा, वो नदी के किनारे होगा। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जल ही क्या है भैया, क्या है? जल ही जीवन है। समझ नहीं पड़े, जल ही जीवन है। समझ में आया नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे देखेंगे। यहां रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ संग्राहक थे। क्या थे? संग्राहक का मतलब क्या होता है? जो पहले लोग रह रहे थे ना, वो चीजों को क्या करते थे? एकत्रित कर लेते थे, इकट्ठा कर लेते। कहां पर? कौन सी नदी के किनारे? बताइए जल्दी जल्दी। नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा। तो क्योंकि वहां मिलता है, वहां गुफाएं मिलेंगी, भीमबेटका की गुफाएं मिलेंगी, तो वहां देखेंगे आप लोग। तो ध्यान, संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अब जंगल में क्या होता है, तो जो जंगल में रहने वाले लोग हैं वो बड़ी भांति जानते होंगे, कब शेर आता है, कब चीता आता है, कब कौन सा जंगल में कौन सा जानवर है। जैसे आप लोगों को तो पता ही नहीं है, आप लोग तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो छिपकली से डर जाते हैं, है ना, डरते नहीं डरते, तो छिपकली से भी डर जाते हैं। तो आपको नहीं डरना, आप तो बहादुर है एकदम। तो आपको काम करना है। तो अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे। अब इनको तो खाते होंगे, जड़ फल, जैसे जड़े, अब मूली हो गई तो मूली को खाड़ के खा रहे हैं, अब गाजर को खाड़ के खा रहे हैं आप लोग, फल है ऊपर लगी रहे हैं भैया। और अन्य जंगल के अन्य उत्पाद, जंगल में तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं भाई, मांस भी तो जंगल से ही मिलता है। तो जंगल के बहुत सारे उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार भी करते थे। तभी तो मांस खाएंगे, कई कच्चा, पहले कच्चा खाएंगे फिर पका के खाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाडो, ध्यान, एक एक चीज को गौर से देखना है। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, तो सबसे पहले तो देखिए सुलेमान, तो सुलेमान ये रही और किरथर ये रही, दोनों गौर से देखना है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियां ये हिमालय का ही विस्तार है। क्या है? हिमालय का ही विस्तार है, लेकिन ये पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में। समझ में आ रहा है? तो आगे देखेंगे यहाँ उत्तर पश्चिम। देखो उत्तर पश्चिम के बारे में क्या है, अगर ये भारत है और ये दिशा है, तो ये हो गया पूर्व, क्या हो गया? पूर्व, और ये हो गया उत्तर, और ये हो गया पश्चिम, क्या हो गया? पश्चिम, और ये हो गया दक्षिण लाल, है ना। तो ये वाला किनारा कौन सा बना? उत्तर पश्चिम, है ना, नॉर्थ एंड वेस्ट। क्लियर आ रहा है ना। तो क्लियर पता होना चाहिए। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है, कोई जगह मिली, और वो जगह कैसे हुई? जहां से लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले क्या उपजाया? गेहूं।
तथा जौ जैसी। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जाता है सबसे पहले गेहूं और जौ के साक्ष्य कहां से मिले, तो मेहरगढ़। कहां से मिले, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ से मिले, इसका मतलब मेहरगढ़ का है पाकिस्तान में। अब आंसर आता है तो मेहरगढ़ का पाकिस्तान में, ध्यान रखना। तो सबसे पहले जो गेहूं के साक्ष्य मिले ना वो यहीं से मिलते हैं। तो समय कितना, 8,000 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले, यानी उस समय भी लोग गेहूं से परिचित थे, उस समय भी लोग गेहूं को जानते थे। तो इन सब के बारे में देखना है, आगे देखेंगे। जैसी फसलों को उपजाना क्या किया, आरंभ किया उन्होंने। भेड़ जैसे, अब जानने भाई फसल उगा रहे वो परिचित है वो। और तुम खुद सोचो, सिंधु घाटी सभ्यता तो 2,500 साल है, 4,500 साल पुरानी है मात्र। और गेहूं के अवशेष कितने साल पहले मिले, 8,000 वर्ष पहले। तो इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी लोग थे, लेकिन वो कहाँ थे, वो स्थानों के बारे में पता होना चाहिए। तो आगे देखेंगे, उपजाना आरंभ किया उन्होंने। भेड़, बकरी, गाय, बैल, पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया। जैसे सबसे प्रिय पशु कौन सा, कुत्ता है ना, ये तो कहते हैं गाय, क्योंकि घर में आप पालते हैं। तो लोग जब रह रहे थे तो उन्हें जिन जानवरों को घर में पालना स्टार्ट कर दिया भैया। जब चालू करते तो आगे कहेंगे लोग गांव में रहते थे। और उत्तर पूर्व में गारो, उत्तर पूर्व का मतलब ध्यान देखना, ये उत्तर है ये पूर्व है, तो इधर की तरफ कौन सी पहाड़ियां है, गारो। तथा मध्य भारत में, मध्य भारत में कौन सी पहाड़ियां है, बिंद। मध्य भारत में कौन सा आ जाएगा, ये एरिया, ध्यान रखना। तो मध्य भारत में भिन्न पहाड़ियों का पता लगाओ, तो सबसे पहले उनको देखना है। और कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र जहां कृषि का विकास हुआ, ओके, जहां सबसे पहले क्या, चावल उपजाया गया। वे स्थान बिंद के उत्तर में स्थित थे। किसमें, बिंद के उत्तर में। तो सबसे पहले इनको देख लीजिए और यहां देखेंगे सब बच्चे। अब देखो, सबसे पहले सुलेमान मिल गया, कृथर मिल गया। उसके बाद कौन सा मिल गया, गारो पहाड़ियां मिल गया। और गारो पहाड़ियां मिली, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो ये रही बिंद पहाड़ियां। मिल गई, नहीं मिल गई। तो आपको जो जो अवशेष मिले वो कहां से मिलेंगे, सुलेमान से मिल रहे हैं, केथर से मिल रहे हैं, बिंद से मिल रहे हैं और गारो से मिल रहे हैं। क्योंकि लोग तो अलग अलग रहते होंगे, तो अलग अलग जगह पे रहते होंगे, तो वो सब चीजें अलग अलग तरीके से मिली। अभी और घाटियों के बारे में आपको जानना है। जैसे बिंद हो गई, तो बिंद घाट पहाड़ी जो है वो किसके पास में, नर्मदा नदी के पास में। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी के पास में ही आपको जो अवशेष मिले थे वो किस किस चीज के मिले थे। तो आपने अभी देखा होगा, क्योंकि उसमें सबसे पहले बोल दिया गया है आपसे कि आप किसका पता लगाओ, लाडलो, किसका लगाओ, नर्मदा का, है ना। क्योंकि इस समय में सबसे पहले लोग गुफाओं में रहने लगे थे, क्योंकि यहाँ कौन थे, कुशल संग्राहक थे। तो समझने में ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन को अगर आप याद करेंगे तो पक्का याद हो जाएगा। एक बार नहीं, दो दो बार देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आगे देखना है, और देखिए इस मैप में और क्या क्या है। कृष्णा नदी है, दक्कन है, गोदावरी है, महानदी है, सोन नदी है। एनसीईआरटी का मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या तो आज आप प्यार से याद कर लो, नहीं तो आपको आगे जाके तो राजराजी गिरिराजी याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद कावेरी नदी है, उसके बाद ये पश्चिमी घाट वाला किनारा है, ये तुंगभद्रा है, ये पूर्वी घाट है। आपको ये मैप याद रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके, है ना। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। अब देखो सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियां। अब देखो सिंधु नदी में अगर आपको थोड़ा सा पता है कि सिंधु नदी है कहाँ, तो सिंधु नदी ये रही, एवं उसकी सहायक नदियां, तो ये सब क्या है, उसकी सहायक नदियां हैं। याद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इनकी सहायक नदियों के सामने भी यहाँ पे भी लोगों के अवशेष मिलेंगे कि यहाँ पे भाई कोई ना कोई रह रहे, कोई पुरातत्वविद यहाँ पे भी खोजेंगे, है ना। तो देखेंगे, आइए। तो यहाँ देखना है और देखेंगे कि सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। और सहायक नदियां उन्हें कहते हैं, ध्यान रखना, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व, ध्यान रखना, कब, 4700। अगर मैं आपसे पूछूं सुलेमान, कहां पूछूं लाडलू, भाई सुलेमान और किरथर के बारे में जानूं, किरथर, किरथर, तो मैं जानूं तो कितने वर्ष पूर्व की बात की जाती है, 8,000 वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व, है ना, वर्ष पूर्व की बात की जाती है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कितने वर्ष पहले की बात की जाती है, 4700 वर्ष पूर्व। आया नहीं आया समझ में, 4700 वर्ष पूर्व। इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक क्या थे, नगर, फले फूले। इनमें कौन सी, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का क्या हुआ, विकास हुआ। अब एक बात ध्यान रखना, सिंधु नदी के किनारे कब हुए, 4700 वर्ष पूर्व, और लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी कि जो गंगा नदी है और उनकी सहायक नदियां हैं समुद्री तट पर थे, उनके कब हुआ, 2,500 वर्ष पूर्व। तो अब आपके पास तीन डेट हो गई, 8,000 हो गया, 4700 हो गया और 2,500 हो गया, हुआ नहीं हुआ। तो तीनों को आपको क्रम में याद करना है। अब देखना है आगे।
गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। किस कौन सी नदी का? सोन नदी का। अब देखो आप लोग, अगर इस मैप को मैंने पहले बोला था, आपको याद होना चाहिए, ये कौन सी नदी है? सोन नदी, है ना। और ऊपर से कौन सी नदी आ रही है? गंगा। तो इसकी सहायक नदी है, तो ये कौन सी है? यमुना। तो लोग वाग इन नदियों से परिचित होंगे नहीं होंगे? उसने साफ साफ लगाया है कि सोन नदी का पता लगाओ, क्योंकि सोन नदी और नर्मदा नदी पास पास में ही है। लेकिन सोन नदी जो है वो पूरब की तरफ बहती है, और जबकि नर्मदा नदी जो है वो कहाँ की तरफ बहती है? वो आपकी पश्चिम की तरफ बहती है। तो एनी प्रॉब्लम? तो वेरी गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखना है आगे। तो यहाँ पे गंगा के दक्षिण में क्या कह रहा है बच्चों? ये गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मगध नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? मगध के नाम से। अब देखना क्या कह रहा है, इसके शासक क्या थे? बहुत शक्तिशाली थे। अगर मगध के शासक शक्तिशाली थे तो कैसे थे? खुद कह रहा है, देखो गंगा एवं दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र का क्या नाम था? मगध है। ये गंगा निकल रही है यहां से और ये सोन आ रही है, तो ये वाला क्षेत्र जो है ये कौन सा डाल लो? ये मगध है, ध्यान रखना है। ओके, अब कह रहा है और उन्होंने एक विशाल राज्य क्या की? स्थापित किया था। आगे देखेंगे, देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। जिस तरीके से मगध बना, मगध के तरीके से और भी राज्य बने, छोटे छोटे राज्य बने, और जो कि बहुत ज्यादा अच्छे थे। अब देखेंगे क्या करेंगे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की। अब यात्राएं कर रहे हैं तो ये आप लोग कहीं घूमने जाते हैं तो फटाक से शॉर्ट्स बना दिया, तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के मुंह बनाते हुए, तो शॉर्ट्स बना दिया। शॉर्ट्स नहीं बना दिया तो अपनी डायरी में लिख लिया। डायरी में लिखा तो किसी न किसी याद के तौर पर कुछ धागा धूगा बांध दिया वहां, या ताला तुला लपका दिया, कुछ भी कर देते थे। तो अब देखिए, दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। अब भाई जब बड़ा पहाड़ मिल गया, पर्वत मिल गया, रेगिस्तान मिल गया, रेगिस्तान में पानी नहीं है, पहाड़ियों पे चोटियां हैं, पर्वत बहुत बड़े बड़े, पार करना मुश्किल है, तो इनके कारण यात्रा कैसी हो जाती थी? जोखिम भरी हो जाती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, यानी कि फिर भी ये हिम्मत नहीं हारते थे, फिर भी लगातार अपनी यात्राओं को करते रहते थे लोग। अतः कभी लोग काम की तलाश में, सही बात है, यात्राएं क्यों कर रहे थे ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। कभी लोग काम की तलाश में, और कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण। एक जगह अगर भूकंप आ गया है, बाढ़ आ गई है, सुनामी आ गई है, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते हैं, उस जगह को खाली करके, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल कर लेती थी, युद्ध वगैरह हो रहे थे। अगर देखो ये वाले चैप्टर आपको आगे तरफ पढ़ना है और चीज़ों को समझना है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इन चीज़ों पे, नहीं तो आप मारे जाओगे, क्योंकि इसमें ही टाइम लग रहा है। आगे वाले चैप्टर में इतना टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, और बहुत प्यार से हो जाएंगे वो, ठीक है, क्योंकि लाइन टू लाइन पढ़ना होता है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आप कोई भी किताब पढ़ेंगे उसका मूल एनसीईआरटी रहता है, ध्यान रखिएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मेरे साथ मिलकर पढ़ें। तो कराने के लिए की जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। अच्छा, व्यापारी क्यों जाते थे? व्यापार करने के लिए। तो व्यापार करेंगे तो अच्छी अच्छी चीजें तो लेके जाएंगे, तो व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु, तो धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। तो धार्मिक गुरु का मतलब होता है ज्ञान। जैसे बोला जाता है कि 3 लोगों को जीवन में कई बुरा नहीं सोचना चाहिए, कई बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे एक सन्यासी, सन्यासी को इसलिए नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए कि अगर वो बुरा मानेगा तो ज्ञान नहीं दे पाएगा, अपनी बात प्रसार नहीं कर पाएगा। एक विद्यार्थी, अगर विद्यार्थी अपना अपमान समझेगा तो इसका मतलब वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा। और तीसरा कौन होता है? तीसरा कौन रहेगा वो आप लोग बताइएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने 2 बताए, एक सन्यासी, दूसरा विद्यार्थी, और तीसरा कौन सा व्यक्ति होगा जिसे बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर वो बुरा लगेगा तो वो कुछ जीवन में सीख नहीं पाएगा, है ना। तो चलिए आगे देखेंगे। आपका आ रहा है इसलिए मैंने आप वाला ले लिया है। तो कुछ लोग नए और रोचक स्थान, रोचक का मतलब मनोरंजन के लिए, आप जाते ना कि वाटरफॉल देखने चले जाएंगे नायिका के साथ में, या फिर कोई और फॉल देखने चले जाएंगे, कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं, रोचक स्थान। और आपके लिए रोचक क्या हुआ? किसी के लिए तो बाहर भी रोचक रहता है, किसी के लिए लाइब्रेरी रोचक रहती है। तो रोचक स्थानों को खोजने की चाह, उत्सुकता बस भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का क्या मिलेगा? अवसर मिलेगा। तो दोनों सब लोग जानेंगे एक दूसरे को कि किस तरीके से जाना जाए। अब देखिए आगे,
आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो आप सोच लो पहले, आप लोग यात्राएं क्यों करते हैं? किसी को देखने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, मौज मस्ती के लिए, एंजॉय के लिए, जॉब के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, किसके लिए आप यात्राएं करते हैं? तो आप अपनी अपनी यात्राओं को बताइए और लिखिए, धीरे धीरे मस्त तरीके से पढ़ो एकदम, है ना। आगे देखेंगे, एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, दोबारा देख लेंगे भैया। देखो पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? प्राकृतिक सीमा का, बिल्कुल करते हैं भैया, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। अब 8,848 मीटर ऊंचा अगर एवरेस्ट है, क्या एवरेस्ट को पार करना इतना आसान था? तो इन पहाड़ों को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की चोटियों को छू सके। लेकिन जिन्होंने ऐसा चाहा ना, वो उन्होंने किया भी। अगर आप लोगों को कुछ चीज पानी है, आपकी मंजिल में दम है, आपके टारगेट में इच्छा शक्ति है, आप भी कर सकते हैं। हर कोई नहीं कर सकता। अगर हर कोई करेगा तो बिल्डर कौन बनेगा, मजदूर कौन बनेगा, फिर और भी तो काम धंधे हैं। फिर चुगली चुगला कौन करेगा, इनको लड़ाई दूंगे कौन करेगा, है ना, तो वो भी कौन करेगा, रिक्शा कौन चलाएगा, इन चीजों को देखना होता है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, चुनौतियों के लिए सामना करिए। अब देखिए कैसे गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए, जबकि यहाँ के लोग बाहर गए और बाहर से लोग भारत में आए और यहीं बस गए, यहीं पर बस गए, यहीं पर रहने लगे। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध बनाया। क्या बनाया दोस्तों? क्या बनाया? समृद्ध किया। क्या किया? समृद्ध किया। ध्यान रखना है, बिल्कुल किया। आगे देखिए, कई सौ वर्ष से लोग पत्थर तराशने, आप लोग भी तो कहते हैं अंगीठी पहन लेंगे, अंगीठी पहनते पत्थर वाली, सोचते हैं उस पत्थर से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन हकीकत बात तो यह है कि अगर आप पढ़ेंगे तो ही किस्मत बदलेगी, ध्यान रखिएगा। तो पत्थर को तराशने, संगीत रचने, जहां तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। मतलब इन चीजों के, भाई तुम बताओ तुम कैसे करते हो? तुमने कहा ना कोई बच्चा अगर अच्छा डांस कर रहा हो, तुम उससे कहते नहीं हो कि यार मुझे भी सिखा दे भैया। या किसी के पास में अच्छी गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, या कुछ भी चीज हो, आप उससे कहते हैं कि भैया हमें भी सिखा दे। तो यहाँ पे इसके बारे में है। अब देखिए, देश का नाम, यानी कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। इंटरेस्टिंग है या नहीं? इंटरेस्टिंग है। अगर आप पढ़ते तो देखिए, चीजों के बारे में जानिए और मजा आएगा इसमें। ओके, कि अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ये बात सत्य है। कोई बच्चा इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है। इंडिया का जो शब्द है इंडस से निकला है। किससे निकला है? इंडस से। ध्यान रखना, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहा जाता है। इंडस को क्या कहते हैं? सिंधु कहा जाता है। यही सत्य है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा और ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और पेपर भी देते हैं आप 6th क्लास 12th क्लास, जो भी जिसके भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ये आनी चाहिए। अपने एटलस में ईरान, यूनान का पता लगाओ। अब देखो, अगर एटलस है तो उसमें पता लगा लो, देख लो, ढूंढ लो कि ईरान कहाँ पर है और यूनान कहाँ पर है। ये आपको मिल जाएंगे, एशिया और यूरोप में मिल जाएंगे, ठीक है ना। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों ने, अब उत्तर पश्चिम कहाँ है? जैसे कि अभी बनाया था, ये तो नॉर्थ था और ये वेस्ट था, तो ईरानी कहाँ से आए? इधर से आए, उत्तर पश्चिम से। तो उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने, यानी यूनानी भी इधर से ही आए। ध्यान रखना, जो भी आएगा ना इधर से ही आएगा, क्योंकि इधर तो समुद्र है भैया, नीचे तो समुद्र, नीचे तो कोई आ नहीं पाएगा। जो भी आएगा इधर से ही आएगा, ठीक है। और इधर है आपका हिमालय, तो हिमालय को पार करना इतना आसान नहीं है। तो जो भी आना उत्तर पश्चिम से आएगा। तो ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, क्या कहा? हिंदोस। किसने? ईरानी और यूनानी ने। ध्यान रखिएगा, क्या कहा? हिंदोस, अथवा क्या बोला? इंदोस। इन्होंने बोला, दोनों का नाम याद रखिए, ईरानी और यूनानी, है ना। ओके, आगे, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा गया? इंडिया कहा गया। यानी इन नदी के, अब आप लोग देखो इस नदी के, और नदी कौन सी है तो आपको पता होना चाहिए, सिंधु। तो सिंधु नदी तो यहां से बह रही है, और सिंधु के आगे वाले क्षेत्र को क्या कह रहे हैं? इस वाले क्षेत्र को क्या बोला गया? इंडिया बोला गया, हिंदोस बोला गया, इंदोस बोला गया। सिंधु के आगे वाले क्षेत्र को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब इंडिया कौन सा क्षेत्र था? आगे देखेंगे। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी कि जो भरत है ना, एक समूह में, ग्रुप में रहते थे लोग, एक नहीं था ये,
एक पूरा समुदाय था और उस समुदाय का नाम ही क्या था? भरत था। भरत नाम का प्रयोग। तो इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 35 यानी 3500 वर्ष पुरानी कृति किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान रखना, ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यानी पहले एक समूह के लिए होता था, लेकिन बाद में ये बना तो क्या हो गया? ये एक देश के लिए होने लगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है ना? तो वेरी गुड। अब आगे देखिए, आगे देखिए। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि देखिए बड़ा इंप्रेसिंग है एकदम, कि अतीत के बारे में कैसे जाने। तो ये तो यही तो प्रश्न था, अतीत को जाने कैसे। तो ये देखो यहाँ पे कुछ एक लाइन लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अतीत को जानने के लिए ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। ताड़पत्र का मतलब होता है ये लकड़ी के होते थे। किसके होते थे? ये लकड़ी के। अगर आप मूवी देखने का शौकीन है तो आप कभी भी देखिएगा, बौद्ध धर्म से जुड़ी मूवी देखिए, तो उसमें ताड़पत्रों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताया जाता है, ठीक है? आइए देखिए, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि का तुम यहाँ देख सकते हो। कौन से पेड़ की छाल? बुर्ज पेड़ की छाल। पेड़ का नाम बुर्ज है और आपको पता होना चाहिए पेड़ की छाल पे लिखा जाता था। पहले कागज वागज तो थे नहीं भैया, कागज तो बाद में आएंगे, तो पेड़ की छालों पे ही सिंबल बनाए थे। लेकिन आप लोग तो नायक हैं, तो आप लोग जाए गुटरगू जो करते हैं फोन पे, तो वो उसको आके आप पेड़ पे लिखे आते नाम, है ना? विभिन्न प्रकार की आकृति बना के, ये दिस संग दिस इस तरीके से लिख देते हैं आप लोग। तो आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को देखना है। आइए देखिए, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका कौन सा है? एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना है, कि पुराने जमाने में जो पुस्तक लिखी गई है पांडुलिपि टाइप, उनको ढूंढिए और उन्हें आप पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। यानी इनकी एक पहचान होती, ये पुस्तकें मशीन से नहीं, हाथ से लिखी जाती थी। अब तुम कहोगे हाथ से कैसे लिखी जाती थी? पूरी किताब हाथ से लिखी गई है। अब क्या होता है? टाइप होता है, प्रिंट आउट निकलते हैं, मशीन से टाइप हो रहे हैं। पहले मशीन से नहीं, जो भी हो रहा था ना, आप जब नोट्स बनाते हैं अपने हाथों से, ऐसे लिखी गई हैं सब, तो उन्हें पांडुलिपि कहते थे। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है, हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पे लिखी जाती थी। ध्यान रखिएगा, भोजपत्र पे ये लिखा जाता था। आगे देखेंगे। अब देखो बहुत खत्म होने वाला चैप्टर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से चलते जाइए बस। अब देखेंगे इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को, अब देखो लकड़ी तो है, दीमक खा सकती है, कीड़े खा सकते हैं, जंग तो नहीं लगती लकड़ी में, लेकिन गल तो सकती है, जल भी सकती है और गल जाते टूट जाती हैं। आप देखेंगे तो पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ को नष्ट कर दी गई, कुछ जो थी वो नष्ट कर दी गई। आक्रमण हुए विभिन्न, तो उन्होंने क्या किया? आग भी लगा दी। जब मुस्लिम आक्रमण होते हैं तो इन पांडुलिपियों को, हमारी पांडुलिपियों को आग भी लगा दिया गया इस दौरान में, क्योंकि वो पसंद ही नहीं कर रहे थे। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां कहाँ मिलेंगी? आपको मंदिर में मिल जाएंगी, ये बिहारों में मिल जाती है, प्राप्त होती है। इन पुस्तकों को धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सब प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इस सब प्रकार के विषय यहाँ मिलेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है। यानी उस समय के जो लेखक होते होंगे अपने समय की घटनाओं का संकलन करते होंगे, वो लिखते होंगे। उन्होंने क्या किया? कोई महाकाव्य लिख दिया, जैसे रामायण है, महाभारत है, ये क्या है? महाकाव्य है। जैसे कोई कविता लिख दी है ना, कविता। आप लोगों को कौन सी कविता पसंद है तो प्लीज कविता की लाइन जरूर कूट करिएगा, और जो भी आपकी मोटिवेशन होती है, और पसंद क्यों है, क्योंकि अगर किसी को पसंद कर रहे हो तो उसकी एक वजह होनी चाहिए, पसंद यूं ही नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको पसंद है, वो यूं ही पसंद है, तो इसका मतलब होता है आपका मानसिक संतुलन डगमगा गया है। फिर आगामी समय में अगर आपको यूं ही पसंद है ना, तो जो चीज आपके साथ होने वाली है वो भी यूं ही होगी फिर। तो अगर पसंद का रीजन पता होना चाहिए, है ना? तो कविताएं, नाटक लिखे जाते थे, लोग वह मजे लेते थे, है ना? इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। ध्यान रखना, प्राकृत में और तमिल में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, जबकि संस्कृत भाषा का प्रयोग जो जानकार थे, विद्वान कह सकते हैं, पढ़े लिखे कह सकते हैं, वो करते थे, जबकि ग्रामीण लोग संस्कृत प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे।
अब देखो, अभी आपने पांडुलिपि के बारे में जाना, अब जानेंगे आप किसके बारे में, अभिलेखों। तो अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी, ध्यान रखना किस पे, नंबर 1 पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। यानी कि अभिलेख वही होगा जो कठोर सतह पर लिखा जाएगा। तो आगे जाके देखेंगे खम्भों पे चीजें लिखी हुई मिल जाती हैं, पत्थरों पे उकीड़ी हुई मिल जाती हैं, मंदिरों में बहुत जगह पे जाओगे तो वहां पे कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा, तो वो सब अभिलेख है ना। लेकिन ताड़पत्रों पे नहीं लिखा जाता, वो पांडुलिपि होती है ना। तो आगे देखेंगे, कभी कभी शासक अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके। सही बात है, देखने के लिए तो हो रहा था, जो भी बनाई जाए तो देखने के लिए, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। अन्य कुछ प्रकार के, बच्चों देखते आ रहे हैं, अन्य कुछ प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। भाई एक बात बताओ, देखो कागज पे लिखवाते, आपने कोई चीज लिखी कागज पे, अब तुम जाते हो लाल किला जाएंगे, ताजमहल चले आते हैं, तो वहां की अपनी दीवार, उन दीवारों पे लिखवा के लिख के आते नाम कि ये इस गधे के संग ये आपने लिखा, ये गधा है और उसके साथ में ये नायक नायिका ने नाम लिख दिया। क्या सोच रहे हैं कि जब तक ताजमहल रहेगा तब तक हमारा नाम रहेगा, अमर होने की इच्छा से। तो ये लोग भी जो जो कार्य कर रहे थे तो उसे कागज पे ना लिखवा के, क्योंकि कागज का तो आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो ताड़पत्रों पे ना लिखवा के ये पत्थरों पे लिखवा रहे थे। और जब पत्थरों पे लिखवा रहे तो उन्हें आप अभिलेख भी कह रहे हैं। कठोर सतहों पर लिखवा रहे थे ताकि उनका विनाश ना हो, जल्दी से वो नष्ट ना हो जाए, इनके बारे में। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। अब देखो लड़ाइयों में जो लड़ाइयाँ होती थी उनमें ज्यादातर जीती हुई लड़ाइयों को लिखा जाता था। अपनी हार को कोई भला क्यों याद करेगा, क्योंकि हार जो होती है, अगर आप हार गए, आप ठीक से नहीं पढ़े, तो आप हार को अपनी को ऐसे ही याद करोगे, नहीं कर सकते। तो आगे देखना है आपको, क्या तुम बता सकते हो, आगे देखना बच्चों ध्यान रखिएगा। अब ये कह रहा है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पे लेख लिखवाने के क्या लाभ थे। अरे बहुत सारे लाभ होंगे ना, कीड़े नहीं खा सकते, जल्दी नष्ट नहीं हो सकती, बरसात का प्रभाव नहीं होगा, मौसम का प्रभाव कम पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जैसे कि बहुत सारे म्यूजियमों में ये लिखे हुए हैं, आप 5 या 10 भी आराम से बता सकते हो। ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई होती होंगी। सबसे बड़ी कठिनाई तो ये सतह हल्की तो नहीं होंगी, भारी होती होंगी, तो परिवहन में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती होगी। और कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती होंगी ये आप गैस करिए, है ना, क्योंकि पत्थर पे किसी भी चीज को उकेरना इतना आसान तो नहीं है लाडलो, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए ये सतह है, इसके बारे में देखिए, चलिए देखो ये लिखा हुआ थोड़ा पढ़ लीजिए। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह एक अभिलेख है, पत्थर है, पत्थर पे लिखा हुआ है और वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। तो सही बच्चे बताएं कि पहली बात तो अफगानिस्तान की राजधानी बताएं और उसमें मैप में कंधार को ढूंढें। जिन बच्चों पे एटलस है वो एटलस से पढ़ें और जिन पे एटलस नहीं है तो वो ले आए, है ना। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। किस पे, अशोक नामक, और कहाँ मिला है ये, कंधार में। ध्यान, कंधार कहाँ है, अफगानिस्तान में। तो अशोक का साम्राज्य कहाँ तक था, सोचा है कभी, अशोक का साम्राज्य कहाँ तक था, यानी कि अफगानिस्तान तक था। अफगानिस्तान भी हमारा था, यानी कि अखंड भारत। अखंड भारत जब मिलेगा ना दोस्तों, बनेगा तो रूस से भी बड़ा हो जाएगा, ध्यान रखिए, बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा। म्यांमार जितने भी है ना ये दक्षिण पूर्वी देश है, सब अपने हो जाएंगे, सब अखंड भारत बनाना ना, तो बनेगा तो तभी बनेगा ये। तो इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ लेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि का मतलब कोई ना कोई तो भाई भाषा तो रहती है ना लिखने की। संस्कृत लिखते हो संस्कृत तरीके से, अंग्रेजी लिखते हो अंग्रेजी तरीके से, है ना। तो लिपि का प्रयोग करते तो लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती थी। अब जैसे ये ABCD टाइप में कुछ ना कुछ तो होगा, छोटे बड़ा टाइप में कुछ ना कुछ होगा, तो एक लिपि बनी हुई है। क्या बनी हुई है, लिपि। तो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है, देखो जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो वो लिखते हैं तो लिपि में, बोलते हैं तो भाषा। अब कह रहा है यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली कौन सी यूनानी और अरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों अर्थात भाषा में है। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला ब्लॉक। अशोक ने अपने जीवन काल में 2 लिपियों का प्रयोग भी किया, उनमें से एक कौन सी थी, यूनानी, और दूसरी कौन सी थी, अरमाइक। तो मैं इस पे ना स्टार लगाऊंगा यहाँ, और जो जो पे मैं स्टार लगाता जा रहा हूँ ये आपके रिवीजन के काम आएंगी लाडलो, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, ठीक है ना। आगे देखें, ऐसी वस्तुएं अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था,
पुरातत्व वेदा, यानी कि आज भी अगर कोई चीज तुम्हें मिल जाती है, जो एंटिक चीज आपको मिल जाती है, तो उस चीज के बारे में देखिए, बताइए क्या बताएंगे आप लोग? तो बताएंगे उसको खोदने वाले, उसके बारे में बताने वाले के बारे में आप बताएंगे, नहीं बताएंगे? तो इन चीजों को इसे कहते हैं पुरातत्व वेद कहते हैं, ओके, कहलाता है। तो पुरातत्व वेद पत्थर, देखो पत्थर, ये जो व्यक्ति होता था किसके बारे में बनेगा? पत्थर के बारे में, ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। और वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और भी बहुत सारी चीजें, ध्यान रखिएगा, और भी बहुत सारी, तथा सिक्कों, और किस राजा ने कितने सिक्के चलाए, से प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं जैसे कि पत्थर, पक्की ईंट, कुछ धातु से बनी हो सकती थी। यानी कुछ वस्तुएं कोई तो पत्थर से बन रही होगी, कोई पक्की ईंट से बन रही होगी, और कोई धातु से बनी हो सकती है। उसके बाद ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं, ये जल्दी से जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। आगे देखेंगे, पुरातत्व वेदा, जो यानी कि पुरानी चीजों से जानकारी इकट्ठा करता है, जो एनालाइज करता है, जो विश्लेषण करता है पुरानी चीजों को। कहीं से लोटा मिला तो वो अंदाजा लगाएगा, यार इस लोटे से क्या हो जाता है, लोटे से तो बहुत सारे काम होते हैं, लोटे से पानी भी पिया जाता है, लोटे से पानी लेके भी जाते हैं, है ना? तो बहुत सारी चीजें होते हैं ना। ओके, कोई दिक्कत? अब तो बोतल चल गई, लोटा तो खत्म ही हो गया है, प्लास्टिक की बिस्लरी की बोतल से काम चला रहे हो आप लोग। आइए देखिए, तो पुरातत्व वेद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों को हड्डियां भी ढूंढते हैं, हड्डियां भी ढूंढते हैं, हड्डियों को भी ढूंढते हैं कि ये किसकी हड्डी है, कैसे जल की बनी है हड्डी, या फिर कोई दफनाया गया था, इसको कंकाल था ये। तो इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे, और वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। बल्कि जो वनस्पति होती थी, पेड़ पौधे, या सूख के गल के मिट्टी हो जाते हैं वो, लेकिन ये ना लंबे समय तक चलते हैं, पत्थर वगैरह के, हीरे वगैरह के, धातु वगैरह के, तो इन्हें जानकारी थोड़ी सी आसानी से मिल जाती है। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं, यानी कि अगर वो जल भी गए तब भी बचे हुए हैं। क्या पुरातत्व वेदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते हैं? अब एक बात बताओ, कपड़ों के अवशेष नहीं मिलते, कम मिलते हैं। कपड़ों के अवशेष क्यों नहीं मिलते? कपड़े तो गल जाते हैं, मिट्टी हो जाते हैं बहुत जल्दी से, है ना? तो इनके अवशेष इतने नहीं मिलते। लेकिन हाँ, कुछ कपड़ों के अवशेष मिलते हैं, जैसे म्यूजियम में देखा गया है कि कोई राजा महाराजा है, किस तरीके से कपड़े पहनता था। और कभी कभी तो आपने देखा होगा पत्थर की मूर्तियां बनाई गई है, और उन पत्थर की मूर्तियों पर कपड़े की धारियां बना दी गई हैं, ताकि वो इतना आकर्षक लगे, इतना देखने में अच्छा लगे। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा दोस्तों? अब देखिए, ये लाइन लिखी हुई है, इस चित्र को देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बाएं की तरफ देखना है। अब बाएं में जैसे कि मैं देखूंगा तो ये मेरा दाहिना है और ये मेरा बायां है, तो कहाँ देखना है? बाएं की तरफ। तो यहाँ देखना है, इधर देखना है। एक मटका है ये, और मटका पे कैसा शैडो हो रहा है? ये लाल रंग का हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है? ये जो ड्राइंग हो रही है वो कैसी हो रही है? लाल रंग की। तो कितना अच्छा लगेगा। एक मटका लेगा, खुद ही कल्पना करो, और उस पर रंग बिरंगी धारियां। अब तो नहीं मिलती मटका, कोई एटीट्यूड में मिल देते हैं कि यार ठीक है, पी ले पानी, नहीं तो छोड़ो, हटाओ एकदम। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग कितने वर्ष पूर्व? 4700 वर्ष पूर्व होता था। और 4700 वर्ष पूर्व के बारे में बात कर रहा है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहा है। और दाएं की तरफ देखें, एक पुराना चांदी का सिक्का है। तो चांदी का सिक्का देखिए, अब समझ में ये नहीं आ रहा कि इन दोनों में से चांदी का सिक्का कौन सा है। अब किसको कहोगे? अब तुमने तो सिक्के देखे गोल, भाई सिक्के आपने तो गोल ही देखे, लेकिन क्या जरूरी है कि सिक्का गोल ही होगा? है ना? चौकोर भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है, वो राजा के ऊपर है उसकी आकृति। तो यहां देखेंगे तो ये सिक्के है, सिक्के के तौर पे कह सकते हैं। सिक्के को सिक्के ना कह के क्या कह देंगे आप? मोहर भी कह दीजिए, है ना? तो ये मोहर टाइप दिख रहा होगा। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले होता था, यानी लगभग उत्तर वैदिक काल में। किसमें? उत्तर वैदिक काल में होता था। और हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्के कैसे भिन्न हैं? आज के सिक्के तो बड़े स्टैंडर्ड हैं भैया, आज के सिक्कों की तो बात ही अलग है। लेकिन पहले के सिक्के कम नहीं थे, आज के सिक्के गरीबों वाले सिक्के हैं। पहले के सिक्के रियल में सिक्के थे, और सिक्के के आधार पर यह पता लगाया जा सकता था कि वो राजा गरीब है या अमीर है। ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में थोड़ा देखना है वो दोस्तों, आगे देखेंगे। अब ये कह रहा है कि पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत, यानी किसका ध्यान रखना? स्रोत, ये
ध्यान रखेंगे सब बच्चे। स्रोत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ध्यान रखना, अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। और जब आपको ये पता चल जाए ये कहाँ से मिला है, तो उसके बारे में जानकारी लेना और उसके बारे में जानना वास्तव में बड़ा मजेदार आता है, रोचक हो जाता है, मजा आता है एकदम। अतीत के बारे में पढ़ना रोचक हो जाता है क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अन्य इतिहासकारों तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि उनके पास कुछ लिखा नहीं होता, वो सिर्फ इनका प्रयोग करते हैं। एक सुराग मिल गया, सबूत मिल गया, और इस सबूत की विश्लेषण करेंगे। यार ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, है ना। जैसे कि अगर आज समाज में शादियां होती हैं तो उस समय भी समाज में शादियां होती थी, है ना। तो लेकिन जो आज की शादियां हैं वो कैसे हो रही है, दान दहेज में हो रहा है। तो ये दान दहेज आज तो चालू नहीं हुआ, पहले से आ रहा होगा। तो पहले कैसे होता था, लड़कियों की स्थिति क्या होगी समाज में, समाज में पुरुषों की स्थिति क्या होगी, समाज में प्रत्येक वर्ग की स्थिति क्या होगी। ध्यान रखिए, तो इनके बारे में इतिहासकार हमें बखूबी बताते हैं। तो आइए देखिए, अतीत, देखो अतीत एक है या अनेक है। अरे भाई जितने सारे लोग होंगे उनकी सबकी अलग अलग किस्से कहानियां हैं, तुम सबकी स्टोरी अलग अलग होती है। अब तुम बताओ एक जैसा अतीत हो जाएगा तो कैसे मर जाएगा। तो सबके अतीत अलग अलग है। देखिए क्या होता है, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। या अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अतीत यानी दिखने में तो एक वचन है लेकिन है ये बहुवचन। क्यों, सबके अतीत अलग अलग है। इसका मतलब एक व्यक्ति नहीं है, इसमें बहुत सारे व्यक्तियों का जिक्र किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। सब लोगों का अतीत अलग अलग है। जैसे उदाहरण के लिए पशुपालकों और कृषकों का जीवन, राजाओं और रानियों के जीवन। देखो पशुपालकों का जीवन अलग होगा क्योंकि उनका जानवरों से संबंधित होगा। कृषक का जीवन फसल से संबंधित होगा। राजा तो ऐश मौज टाइप होगा तो उसका जीवन अलग होगा। रानियों का अलग संघर्ष होगा, सबके बारे में अलग। व्यापारियों का जीवन अलग होगा, शिल्पकारों का जीवन अलग होगा। ये बहुत भिन्न है, यानी सबके अलग अलग होंगे। जैसा कि आज भी हम देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप, कौन सा द्वीप, अंडमान द्वीप को देख लीजिए। अगर आपने मैप नहीं देखा लाडलो तो देख लेना, इसमें ये रहा मैप, हाथ को जानते ना, ये रहा, ये अंडमान द्वीप, अंडमान एवं निकोबार। देख लिया, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए मैप में आपको पता होनी चाहिए। इसको पढ़ना आसान नहीं होता लेकिन आसान है, पढ़ना आना चाहिए। तो देखिए आइए, तो चलते हैं धीरे धीरे करके, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों की समझ में आ रही होंगी चीजें, और हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। बस समाप्त होने वाला चैप्टर। तो अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके और फल फूलों के संग्रह, यानी घर पे आप भी आज भी तो संग्रह करते हो। रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो फल फ्रूट दे देते हो, आप उन्हें रखते हो, फिर दे देते हो उन्हें यूज करने के लिए, द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। ठीक है ना, अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। किसमें थे, अतीत में भी विद्यमान थे। आगे देखेंगे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, यानी कि एक अन्य तरह का डिफरेंट भी है, एक अन्य तरह का मतलब अंतर कर सकते हो आप। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उसके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। वो अपने बारे में लेखा, उनके बाद देखो जो राजा होता था उसके पास मंत्री होता था, तो मंत्री का काम क्या था, उसके पास में बहुत सारे लेखक कवि होते थे, तो उस समय की घटनाओं को लिखते थे। तो लिखते थे तो वो लेखा जोखा रख रहा था, भैया किस राज्य, कौन सी लड़ाई में राजा जीते थे, कौन सी लड़ाई में राजा हारे थे। हारे वाले को तो सब भूल जाते, लेकिन रियल लाइफ में याद रखते हैं, भैया हम हार गए थे उसमें। आप कोई पेपर देने के लिए जाए, लिखने के लिए जाए, कम नंबर आ जाए, फेल हो जाए तो याद रहता है, भूलते नहीं है। पास हो जाए तो भूल जाते हैं। आगे देखेंगे। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। अब इनका लेखा जोखा कैसे मिलेगा, बेचारे गरीब है, बेचारों के पास कोई शिक्षा विक्षा है नहीं, तो कहाँ से लिखेंगे। राजा तो लिख लेगा भाई, उसके पास सब कुछ है। तो पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। तो इनके जीवन के बारे में जो बताते हैं वो ये पुरातत्ववेता बताते हैं, है ना। पुरातत्ववेता यानी प्राचीन तत्वों को जानने वाले बताते हैं।
हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। ओके, आगे देखेंगे तो आगे क्या कहता है, तिथियों का क्या मतलब क्या है। तो तिथियों के मतलब के बारे में आपको जानना है। जैसे अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसा कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। लड़की के बारे में कह रहा है, मतलब कुछ भी बताओगे तिथि के बारे में, तो इसकी शुरुआत भी तो हुई होगी, तो उसकी शुरुआत भी तो हुई होगी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं है आगे। तो इस तरह का कोई और वर्ष बताएंगी। आगे देंगे, वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः वर्ष 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह, देखो केंद्र में ईसा मसीह है, ये वाला, ये 0 ईस्वी है और इससे बाद ईस्वी हो जाएगा और यह ईसा पूर्व हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके, सब बच जाएंगे, यानी इसको बिफोर क्राइस्ट भी कहते हैं और इसको एडी एनो डोमनी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, अभी पढ़ेंगे आप लोग। तो के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से है। तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा के पहले के रूप में जानी जाती है। और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। कहने का मतलब होता है 2000 पूर्व के बारे में जानेंगे, 2000 वर्ष पहले के बारे में जानेंगे ईसा मसीह से, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं कि अतीत के बारे में आप जान रहे हैं। ओके, ध्यान रखिए। अब देखो इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया एडी या हिंदी में कहते हैं इसको, और बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट भी कह सके इसको, देखिए बिफोर क्राइस्ट बीसी यानी कि बिफोर बीसी क्राइस्ट ईसा पूर्व। आगे देखेंगे एनो डोमनी, एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमनी होता है, नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से जिस समय वो पैदा हुए। कभी कभी एडी की जगह सीई यानी कि एडी की जगह क्या हो जाता है, कॉमन एरा भी कह देते हैं इसको, एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई यानी कि बीसी की जगह बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, ऐसे बोल दीजिए। और इसका मतलब कॉमन एरा, तो आप देख सकते हैं प्रयोग किया गया। तो सीई अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा के लिए और बीसी अक्षर का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है और भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। आगे देखेंगे, कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, ध्यान रखना बिफोर प्रेजेंट है यानी वर्तमान से पहले है, ध्यान रखिएगा सब दोस्त। अब देखो प्रश्न 3 पर 2 तिथियां है, उनका पता लगाओ, इनके लिए तुम किस अक्षर का प्रयोग करोगे। अब एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, बीसी का भी कर सकते हैं आप, या फिर बीसीई का भी कर सकते हैं आप लोग, या फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप लोग कॉमन एरा बिफोर कॉमन एरा या फिर कॉमन एरा भी सीई भी कह सकते हो, या फिर आप ईस्वी भी कह सकते हो, है ना भाई, ईस्वी भी कह सकते हो, एडी भी कह सकते हो आप लोग, एनोडोमनी भी कह सकते हो। आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, तभी जाके काम चलेगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, अन्यत्र। तो अन्यत्र क्या है, जैसा कि हमने पढ़ा है जिसके बारे में पढ़ा है, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं, सही बात है बिल्कुल। आगे कह रहा है, इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पहले लिखे गए थे और सभी अभिलेखों में लिपियों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। ये जितने भी अभिलेख हैं किसी ना किसी भाषा में लिखे गए होंगे और किसी ना किसी लिपि में लिखे गए होंगे, है ना। समय के साथ साथ अभिलेखों में भाषाओं और लिपियों का बहुत बदलाव आया। जैसे बचपन में आप लोग ऐसे ही बोलते होंगे, अनप्रोफेशनल बोलते होंगे, आप लोग थोड़ी से शब्दों में परिवर्तन आ रहा होगा। बचपन में आप लोग हिंदी का प्रयोग करते होंगे लेकिन अभी आप अंग्रेजी का भी प्रयोग करते हैं और कुछ समय के बाद में आप उर्दू का भी प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे समय बदलता जाएगा तो आप लोगों की भाषा वाणी में ही बदलाव आता है। आगे देखेंगे, विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि या अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। तो आइए बच्चों, तो इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा और रानी रहते थे। तो यानी अब आपको अफ्रीकी देश के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि वहाँ पे जो राजा और रानी रहते थे दोस्तों, तो वो उन्होंने जो लिपि लिखी उसके बारे में, उस कहानी को पढ़ते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्या रहेगी, वो कहानी रहेगी, देखिए आइए।
तो यहाँ पे कह रहा है कि मिस्र के उत्तरी तट, ध्यान रखना, पहले मिस्र को मैप में ढूंढो, इसको ध्यान रखिएगा, मिस्र को मैप में ढूंढना है, ध्यान रखिएगा। तो मिस्र के उत्तरी तट पर कौन सा, रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहां से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है, यानी एक पत्थर मिला था जो कि आपको ये रहा, दिख रहा है पत्थर। अब देखो कबूतर टाइप में बने हुए, यहाँ ये कबूतर है, ये भी है, देखो कबूतर को यहाँ ए से नोट किया जा रहा है। और देखो ये टाइगर है तो एल बना दिया, लाइन टाइप में है, अभी निकाल लिया, तो है ना। और ये त्रिभुज टाइप को के कहते थे उस समय, और ये खुरपा टाइप है तो इसको आई बना दिया है। और ये कुछ इस तरीके से जुआ टाइप दिख रहा है तो इसको ओ बना दिया है ना। और इस तरीके से देखा गया है, देखो यहाँ पे एल है, तो इन चीजों को देख सकते हैं, है ना। ओके, आगे देखेंगे। जिस पर एक ही लेख तीन भिन्न भिन्न भाषाओं या लिपियों में, यानी यूनानी, मिस्री लिपि, दो प्रकार में है ना। एक ही लेख है लेकिन अलग अलग प्रकार से है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यह राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, यानी उस समय जो राजा और रानी थे उनको छोटे से फ्रेम में दिखाया गया है। जैसे कारतूस कहा जाता था, इसे क्या कहते थे, कारतूस। जैसे कि आपने देखा है मूवियों में क्या होता है, एक इस तरीके का लिखते हैं, ये पेन टाइप है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, तो बीच में क्या होगा, छोटी सी चीजें डाल दी जाएंगी और उनको हम ऐसे प्रेजेंट कर देंगे। तो देखिए, इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। किसकी की भाई, समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर शेर के लिए है, किसके लिए, शेर के लिए, और ए अक्षर किसके लिए, चिड़िया के लिए चित्र बने। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन किन किसके लिए प्रयुक्त हुए, तो वे आसानी से अभिलेखों को भी पढ़ सके, यानी इनके बारे में जान सके। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन हो जाते हैं। कल्पना करो कि तुम्हें एक पुरातत्ववेद का साक्षात्कार लेना है और तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्ववेद से पूछना चाहोगी, यानी कि तुम क्या क्या पूछना चाहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये शब्द है। तो आप बताइए, यात्रा किसे कहते थे लोग, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। पांडुलिपि, ये भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। अभिलेख, जो कठोर सतहों पर लिखा गया था। पुरातत्ववेदा किसे कहते थे, पुरातत्ववेदा जो जो जमीन में गढ़े हुए पत्थर या फिर कुछ और जिसके माध्यम से इतिहास के बारे में व्याख्या करते, उसे हम लोग पुरातत्ववेदा कहते हैं। इतिहासकार किसे कहते थे, इतिहासकार वो है जो इतिहास की हमें जानकारी देते हैं। आगे स्रोत का किसे कहते हैं, इतिहास को लिखने के लिए जिन जिन चीजों का प्रयोग किया था वो सब स्रोत होते हैं। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, तो अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए किसका प्रयोग करते थे, वहां पे जो उस समय प्रयुक्त होने वाली धातु, मोहर, उन सब का प्रयोग किया जाता था। तो इसी के आधार पर ये एक चैप्टर आपका क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूं आप लोग कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं कि ये सेशन आपके लिए स्टार्ट किया गया है और इसको विस्तार से पढ़ना है और आप हर एक प्रश्न का, और जैसे चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आप सभी दोस्त इसके बारे में जानेंगे। देखो ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कृषि का आरंभ कब हुआ, 8,000 वर्ष पूर्व। तो कहाँ हुआ, सुलेमान और कृथर, ये सब मिला है, सुलेमान और कृथर में, ध्यान रखना। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर का 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर 2500 वर्ष पूर्व और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व, ध्यान रखना। ओके, तो इसी प्रकार से आज की क्लास को हम विराम लेंगे। तो यहाँ पे आराम से आप लगा सकते हैं, बता सकते हैं। प्राथमिक नगर के बारे में पूछ रहा है, आरंभिक कृषि के बारे में लगभग 25। देखो साफ साफ दिख रहा है यार, गंगा घाटी में क्या मिला, आखिट का संग्रह कहाँ मिला, पहला बड़ा राज्य कौन सा था, पहला बड़ा राज्य सबको पता है मगध था। इतना तो कर सकते हैं आप। इसका अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो सबके आंसर दे देंगे आप, और ढंग से नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, तो इसका मतलब एक बार वीडियो को फिर पुनः देखें और उसके बाद आप आंसर करें, ठीक है ना। तो चलिए अब विनती करते हैं यस जी से कि क्लास को क्या कर दे भैया, वो स्टॉप कर दें, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत बढ़िया, इसी आधार पर लगातार जुड़ते रहिए, ठीक है दोस्तों, बहुत